कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि देर आर लॉट मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट विद इन द कंडक्टर। लेट अस एज्यूम कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे है, तो कि भाई n इलेक्ट्रॉन्स वहां पे है। ये n इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। u1 u2 u3 u4, ये हर एक वेलोसिटी की डायरेक्शन रैंडम होगी, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में होगी। और अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन की मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूं, तो ये एवरेज वेलोसिटी मुझे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, राइट। तो यहां तक समझ में आ गया परफेक्टली। दो तरीके से आप बता सकते हो, अंगूठा दिखा के और यस बोल के, दोनों तरीके वैलिड है, डोंट वरी अबाउट दिस। किसी को कुछ क्वेरी है तो डायरेक्टली माइक ऑन करके मेरे साथ वो डिस्कस कर सकता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं क्या करता हूं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया। मान लो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज नहीं बट पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी कनेक्ट कर दिया। मतलब कुछ ऐसा कर दिया, देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आप देखो ऐसा करने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और आप सब जानते हो कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उसकी जो मोशन होती है ना, उसकी टेंडेंसी क्या होती है, ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग ऑपोजिट टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करने की वो कोशिश करते हैं। तो अब क्या होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो देखते हैं, चलो। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन पहला वाला है, अपनी नेचुरल मोशन क्या कर रहा है, आप देख रहे हो ये ग्रीन वाला एरो दिखा रहा है कि उसकी नेचुरल मोशन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी एक एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स को, है कि नहीं। कौन आया भाई, मनन, यू आर लेट। चलो, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये जो मैंने रेड एरो किया है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, उसकी इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी मुझे मिलेगी। अब होगा क्या, तो कि अपना ऑलरेडी एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, u1 वाली डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी हमको इस फोर्स की डायरेक्शन में मिलेगी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे कुछ मिलेगा, और रिजल्टेंट क्या होगा, तो मैं वो यहाँ पे वो रिजल्टेंट दिखा रहा हूँ एवरीवन। मैं आप सबको ये रिजल्टेंट वेक्टर दिखा रहा हूं। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर मुझे कुछ यहां पे मिलेगा ऐसे। सिमिलरली इसका रिजल्टेंट वेक्टर स्लाइटली चेंज हो जाएगा। इसके रिजल्टेंट वेक्टर की बात करूंगा तो वो इस तरफ आ गया, फॉर एग्जांपल इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो इस तरफ आ गया। तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल ट्रैक से भटक जाएगा, और वो थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट होके क्या हो जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यू कैन रिप्लाई। यस सर। यस, चलो जल्दी से रिप्लाई करो मुझे, यहां तक परफेक्टली दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलो, अभी ये सारे इलेक्ट्रॉन की मोशन देखो, ये ग्रीन वाला वेक्टर जो ओरिजिनल वेक्टर होना चाहिए था उसका, उसकी बजाय अब ये ब्लू वाले वेक्टर की डायरेक्शन में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को नेट फोर्स पर्टिकुलर लगेगा, और वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। अब आप समझ सकते हो कि उसको जाना था इस तरफ, लेकिन अब जा रहा है इस तरफ, तो इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। कैसे, इस वेक्टर को कहते हैं ड्रिफ्ट वेक्टर, ठीक है, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेक्टर। तो हर एक इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई ड्रिफ्ट को एक्सपीरियंस करेगा, और वो अपने ओरिजिनल ट्रैक से भटक जाएगा और दूसरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला फोर्स होगा, वो फोर्स F कितना होगा, तो क्या आप जानते हो, इट इज गोइंग टू बी E इंटू ई। वैक्टर फॉर्म में लिखूं तो विथ माइनस साइन मुझे लिखना पड़ेगा। माइनस साइन कहां से आया ये, तो कि माइनस साइन इलेक्ट्रॉन के चार्ज का माइनस साइन है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का माइनस साइन है, F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई। जितना फोर्स लगेगा, इसको अगर मैं M इंटू ए से कंपेयर करूं, तो यहां से मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी, एंड दैट एक्सेलरेशन इज इंडिकेटेड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। समझ में आ गया सबको यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा होगा भाई।
a इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम जितना एक्सेलरेशन होगा, और इस एक्सेलरेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ड्रिफ्ट एक्सपीरियंस करेगा। अब देखो ध्यान से कि देखो ये है अपना इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी बैटरी कैसे मूव कर रहा है, पहले ऐसे जा रहा है, फिर यहां पे इसका कोलिजन हुआ। अभी शुरू करते हैं यहां से 1 से लेके 2 तक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले कहां पे था, 1 पे था, अब यहां से निकल के कहां पे गया, 2 पे गया, फिर 2 से निकल के कहां पे जाता है, मान लो 3 पे जाता है, 3 से निकल के कहां पे जाता है, 4 पे जाता है। ऐसे रैंडम मोशन कर रहा है, ये 4 से लेके 5 पे जाता है, फिर 5 से लेके 6 पे जाता है। ये इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन है विद इन दी कंडक्टर। अब ये 1 से लेके 2 तक गया, मतलब 1 से लेके 2 तक था, उसका पाथ क्या था, स्ट्रेट पाथ था, उसमें कोई मोशन स्ट्रेट मूवमेंट थी। और 1 और 2 पे क्या हो, 1 पे कोलिजन हुआ, फिर 2 पे कोलिजन हुआ। अब 2 से कोलिजन हुआ, उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, और उसकी डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से क्या हुआ, वो 2 से कहां पे आ गया, 3 पे आ गया, फिर 3 से 4 पे गया। क्यों 3 से 4 पे गया, क्योंकि 3 पे भी कोलिजन हुआ, फिर 4 पे कोलिजन हुआ, उसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हुई, फिर 5 पे कोलिजन हुआ, उसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हुई। मतलब सबकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो गई, चेंज हो गई। यू कैन सी दैट। समझ में आ रहा है भाई? यस सर। यस सर। यस सर। चलो यस सर। ये क्या हुआ, Yes, sir. ये ऐसा हुआ कि बैटरी के बिना हुआ, मतलब यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, ये उसकी नेचुरल मोशन है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की नेचुरल मोशन ऐसे हो रही है। लेकिन अब क्या करेंगे, अब जैसे ही हम क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे, क्या होगा देखते हैं। चलो हम यहां से बैटरी कनेक्ट करते हैं फिर। ओके, हम यहां पे बैटरी कनेक्ट करते हैं। ये बैटरी कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आ गया, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की वजह से हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप कर दिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ड्रिफ्ट, राइट। तो उस ड्रिफ्ट की वजह से क्या होगा देखते हैं, चलिए। अब इलेक्ट्रॉन का जो ओरिजिनल पाथ होगा ना, वो बदल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पहले इस पाथ पे जाता था, अब वो इस पाथ पे चला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत। अब यहां से फिर उसका कोलिजन होके क्या होगा, वो कुछ और पाथ पे चला जाएगा, फिर कुछ और पाथ पे चला जाएगा, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रेजेंस है ना, उस प्रेजेंस की वजह से ये पाथ जो है इलेक्ट्रॉन का, वो ओरिजिनल पाथ जो था उससे डेविएट हो गया, और डेविएट होके कहीं और इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। पहले 1 नंबर से यानी पॉइंट ए से लेके इस 6 नंबर तक यानी बी तक वो ट्रैवल करता था। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन ए से लेके कहां तक ट्रैवल करता है, बी डैश तक ट्रैवल करता है। ओके, ए से लेके पहले बी तक जाता था, अब ये ए से लेके बी डैश तक ट्रैवल करता है। इस बी डैश को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं, या फिर उसको बोल सकते हो ड्रिफ्ट डिस्टेंस। ओके, इसको आप बोल सकते हो ड्रिफ्ट डिस्टेंस। ओके, समझ में आया ड्रिफ्ट डिस्टेंस क्या होता है भाई, एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। इजी यस सर आ रहा है, पता नहीं यार, पूरा एनर्जेटिक बनो यार, कम ऑन। यस सर। चलो Yes, अभी क्या sir. करते हैं? हाँ ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये कंडक्टर का फिर से मैं एक इंसाइट लेता हूं, ध्यान से देखना, ये अब इंपॉर्टेंट चीज है। अब मान लो कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, और अपना वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो इस पर्टिकुलर जगह पे है। अपना वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे है। अब यहां से ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करने वाला है। कितनी इनिशियल वेलोसिटी से, u1 जितनी इनिशियल वेलोसिटी से। ये पहला इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर का। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा आएगा आएगा, और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, उसका कोलिजन हो जाएगा। जैसे ही कोलिजन होगा, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, उसकी वेलोसिटी जो भी होगी उसको अपने क्या कहते हैं, v1 कहते हैं। ये v1 जो होगी ना, वो उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। समझ में आया, u1 इनिशियल वेलोसिटी, v1 फाइनल वेलोसिटी। और ये जो डिस्टेंस कवर किया उन्होंने, उसने 1 से लेके यहाँ पे 2 तक का,
1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है? लीनियर डिस्टेंस है। और लीनियर डिस्टेंस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज नथिंग बट, क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन। समझ में आया ये कंसेक्यूटिव कोलिजन के बारे में? अब क्या बोलेंगे? अब रिलैक्सेशन टाइम की बात करेंगे। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? तो रिलैक्सेशन टाइम इज नथिंग बट दी टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव कोलिजन, उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। किसी को 5-6 थप्पड़ मारनी हो ना अगर, ठीक है, उसमें पहली थप्पड़ मारी, उसके बाद दूसरी थप्पड़ मारते हैं, तो 2 थप्पड़ के बीच में वो उसका गाल थोड़ा रिलैक्स रहता है, ठीक है, तो वो हो गया उसके लिए रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन के 2 कोलिजन होते हैं ना, उस कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लीनियरली मूव करता है, और उस लीनियर मोशन के जो टाइम को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो अपने इस लीनियर मोशन के लिए, ओके, इस लीनियर मोशन के लिए मैं बात करूंगा हियर, लीनियर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, जो है ना, इज व्हाट? ये कौन से टाइप की मोशन हुई? कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन हुई, ठीक है, ये हो गई कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। और ये कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन हुई, इसकी वजह से अपने क्या कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन वाले इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो मैं यहां पे वही कर रहा हूं। देयरफॉर फॉर इलेक्ट्रॉन 1 अपने क्या करेंगे? V1 इज इक्वल टू U1 प्लस A1 और टाइम। अब V1 की जगह पे तो अपने V1 ही रखेंगे, U1 की जगह पे U1 है ही अपने लिया हुआ है। एक्सेलरेशन होगा कितना? E अपॉन m हो जाएगा, और यहां पे आएगा रिलैक्सेशन टाइम T1। ओके, यहां पे आएगा रिलैक्सेशन टाइम T1। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन ये वैल्यू हो जाएगी V2 U2 माइनस E अपॉन m, और यहां पे आएगा टाउ 2, राइट। और सिमिलरली सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए जनरल बात करें तो देयरफॉर इन जनरल फाइनल वेलोसिटी एट कोलिजन, फाइनल वेलोसिटी एट कोलिजन क्या हो जाएगा? तो कि VI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? UI VI के बाद हो जाएगा UI। जस्ट अ मिनट, माइनस EE अपॉन m इंटू टाउ आई हो जाएगा, राइट। ये इक्वेशन समझ में आ गया भाई सबको? VI का वैल्यू जल्दी से बताओ मुझे। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये जो सारी मैंने कैलकुलेशन की आपके सामने, वो कैलकुलेशन टेक्स्ट बुक वालों ने क्या कर दिया है? सिर्फ एक स्टेप में लिख दिया है। यहाँ पे मैं TI लिखना भूल गया था, बस ये एक स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में लिखा है ये सारी मगजमारी के लिए कि दिस इलेक्ट्रॉन वुड हैव हैड इट लास्ट कोलिजन सम टाइम बिफोर T, let Ti be the time elapsed after the last collision if UI was the velocity immediately after the last collision and this velocity VI at time T। at time T मतलब यहाँ पे कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? रिलैक्सेशन टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में लिख दिया है। तो अपने भी ऐसे अगर एग्जाम में जा रहे हैं तो आप इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो, डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन मुझे मिल गया फाइनल वेलोसिटी का। और किसकी फाइनल वेलोसिटी भाई?
तो कि इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी कब, तो कि दूसरे कोलिजन, जो दो सक्सेसिव कोलिजन होता है ना, एक कोलिजन हुआ उसके बाद दूसरा हुआ, तो दूसरा कोलिजन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी जो है ये हो गई vi। अब ये फाइनल वेलोसिटी की क्या करेंगे, अपने एवरेज वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी की अगर अपने एवरेज वैल्यू ले ले तो मुझे क्या मिल जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगा। तो नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, इसको बोलते हैं vd। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd जो होगा दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ vi। और एवरेज वैल्यू ऑफ vi क्या होगा, तो कि एवरेज वैल्यू ऑफ ui माइनस ई अपॉन एम, ये सब कांस्टेंट रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। और यहां पे एवरेज वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम ऐसा होगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ ui मतलब क्या, तो कि 1 अपॉन n, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन्स है हमारे सामने, इसको क्या करेंगे i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और यहां पे अपने लिखेंगे ui, फिर माइनस यहां पे ई अपॉन m, और इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, एवरेज वैल्यू ऑफ बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम इज टाउ। एवरेज वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम इज नथिंग बट टाउ। ओके, तो आप जानते हो ये वैल्यू क्या है, 0 है, वो ऑलरेडी हमने पहले ही प्रूव करके रखी हुई है। जस्ट देखो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज 0, राइट, यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। तो ये 0 हो चुका है, तो इसके 0 होने की वजह से ये 0 आएगा, माइनस ई अपॉन एम आएगा, और यहाँ पे टाउ आएगा। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन। एंड उसके ऊपर से हम बोल सकते हैं देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electron within conductor क्या आएगा, vd वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम और टाउ। ठीक है, मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, ये माइनस ई वेक्टर और ये वेक्टर वेक्टर निकाल देंगे। तो यहां पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओके, और इस फॉर्मूला में ये ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप बाय द बैटरी, जो एम जो है दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टाउ जो है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में लगने वाला जो एवरेज टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम फोकस कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये जो भी हमने कैलकुलेशन की है ना, वो कैलकुलेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है। ध्यान रखना ये चीज, ये ओवरऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है। अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज द ओवरऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये जस्ट एज अ नोट याद रखना, अपने टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट सही तरीका बताना मेरा एक्चुअली क्या है कि काम है यहाँ पे आपके सामने। तो एवरेज वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, एवरेज वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन vd एवरेज क्या होगा, तो देखो इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इनिशियल, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया था तब, फिर vd फाइनल जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तब, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 2 कर दोगे, सिंपल एवरेज लेनी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई नहीं किया था तब तो कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ही नहीं, तो यहां पे क्या करेंगे, 0 करेंगे। vd फाइनल का वैल्यू हम ऑलरेडी डिराइव करके रख चुके हैं, दैट इज ई अपॉन एम इंटू टाउ, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 2 करोगे। तो इसके साथ आपको ये फाइनल आंसर ऐसा मिलेगा, ई अपॉन 2m इंटू टाउ। तो ये जो आंसर मिला ना, दैट इज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ व्हाट, कंडक्टर। ये इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, ये कॉमन, ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये देखो आंसर ध्यान से अपने देखो, यहां पे मैंने क्या किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला है। इलेक्ट्रॉन नंबर कौन सा, i, इलेक्ट्रॉन नंबर i, देखो यहाँ पे vi लिखा ना,
उससे ये क्लियर हो जाता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट ith इलेक्ट्रॉन। ith इलेक्ट्रॉन मतलब पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, लेकिन अगर सारे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे पास हो, पहले इलेक्ट्रॉन की VD1, दूसरे इलेक्ट्रॉन की VD2, तीसरे इलेक्ट्रॉन की VD3, तो ये सारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर मुझे एवरेज निकालनी हो तो क्या करेंगे? तो ये जो नोट करके लिखा है ना मैंने, वो तरीका आपको अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? अगर आप जेन्युइन अच्छी अच्छी बुक्स देखोगे, हेलिडे रेसनिक है, फिर डेविड ग्रिफिथ्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बहुत अच्छी बुक मानी जाती है ग्रिफिथ्स, या फिर अपने एच सी वर्मा साहब को भी देख लो, तो उनकी जो थियोरीज होगी ना, उनमें उन्होंने जो अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फाइनल आंसर जो लिया हुआ है ना, वो फाइनल आंसर मैंने जो नोट के बाद आपको जो आंसर दिया है वो दिया है एक्चुअली। मतलब यहाँ पे ऐसा ये आंसर मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, ठीक है? लेकिन अपनी टेक्स्ट बुक में अपने फाइनल आंसर जो दिया है वो ये आंसर है। तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि टेक्स्ट बुक गलत है, ठीक है? मैं ऐसा बोलता हूं टेक्स्ट बुक सही है, लेकिन टेक्स्ट बुक में आंसर सिंगल इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, वाइल एच सी वर्मा की बुक है या ग्रिफिथ्स की बुक है या रेप्यूटेड दूसरी बहुत सारी बुक्स है, उसमें क्या किया है, कंडक्टर के जितने भी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो सारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू यहाँ पे निकाल के दिया है। तो जब आप एवरेज वैल्यू लोगे तो बी नीचे क्या आएगा? 2 आएगा। अगर एवरेज वैल्यू नहीं लेते हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, तो क्या आएगा? नीचे 2 नहीं आएगा। बस इतना दिमाग में रखना है। इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड? ये कैलकुलेशन समझ में आ गई भाई सबको? यस सर। Yes. कोई भी डाउट हो तो बोलो मुझे। चलो सर यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मेरे साथ डिस्कस करो। સર બોલો। સર ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી જે છે એનું કોઈ વેલ્યુ રિલેક્સેશન ટાઈમનો કોઈ ફિક્સ્ડ વેલ્યુ હોય છે ફોર કંડક્ટર, मतलब કયા ઓર્ડરમાં હોય છે કોઈ ટાઈમ? હા, રિલેક્સેશન ટાઈમ છે ને બહુ જ નાનો હોય છે, બહુ જ નાનો. દેટ ઇઝ ઇન ઓર્ડર ઓફ 10⁻⁹ to 10⁻10 સેકન્ડ. નેનો સેકન્ડની અંદર રિલેક્સેશન ટાઈમ આવતા હોય છે, બરાબર છે? એટલે ઇટ વેરીઝ બિટવીન માઇક્રો ટુ નેનો સેકન્ડ એમ કહેવાય છે એકચ્યુઅલી, બરાબર? પણ આ જે રિલેક્સેશન ટાઈમની વેલ્યુ છે ને, આપણે પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગની અંદર મૂકવાની નહીં આવે. ડ્રિફ્ટ વેલોસિટીને કેલ્ક્યુલેટ કરવાના બીજા પણ એપ્રોચ છે એકચ્યુઅલી, બટ ધીસ ઇઝ ધી ફંડામેન્ટલ એપ્રોચ એકચ્યુઅલી. એટલા માટે મેં તમને બતાવ્યું. હજી ડ્રિફ્ટ વેલોસિટીનો આજે જ હું એક બીજો ફોર્મ્યુલા પણ તમને ડિરાઈવ કરીને આપીશ, બરાબર છે? એટલે એના ઉપરથી પ્રેક્ટિકલી ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ થાય ને એ તમને વધારે ખબર પડશે. આ ફોર્મ્યુલા પ્રેક્ટિકલ ફોર્મ્યુલા નથી, આ ફોર્મ્યુલા થિયોરિટિકલ ફોર્મ્યુલા છે. ગોટ ઇટ એવરીવન? સર બોલો. સર તમે બીજે પાર્ટિકલ નું વેલોસિટી તો કન્સિડર કરી જ નથી. બીજા પાર્ટિકલની મતલબ? એટલે સર ખાલી એકના જ કોલિઝન માટે અપ્રોચ કરાવતા હતા ને બીજા આ તો ઇલેક્ટ્રોન મેં એ પાસે. વખતે એવું માની લીધું હતું બકા કે બીજો પાર્ટિકલ મોમેન્ટરીલી સ્ટેડી છે. કોલિઝન થતું હોય ત્યારે આપણે કોના રેફરન્સ ફ્રેમમાં વાત કરવાની? તો કે બીજા પાર્ટિકલના રેફરન્સ ફ્રેમમાં વાત કરી. બીજા પાર્ટિકલ ઉપર માનો કે હું બેસી ગયો, એટલે એના રેફરન્સ એની સ્પીડને કેવી કરી દીધી? મેં 0 કરી દીધી. એકચ્યુઅલી બીજો પાર્ટિકલ પણ મૂવ કરતો જ હોય, પણ આખી પ્રોસેસને જોવાનો રેફરન્સ ફ્રેમ છે ને આપણે કયો રાખ્યો છે? તો કે બીજા પાર્ટિકલને સ્ટેશનરી કરીને આપણે ડિસ્કસ કરેલું છે આખું આ, બરાબર? કેમ કે એ તો કરવું જ પડે, કેમ કે એટલે જ્યારે મેની બોડી સિસ્ટમ હોય ને, જ્યારે મેની બોડી સિસ્ટમમાં આપણે સમજવા માટે શું કરવું પડે? આવું કંઈક કરવું પડે. અને એટલા માટે તે ગ્રિફિથ્સની અંદર, એચ.સી. વર્માની અંદર જે આન્સર છેલ્લે મેં નોટ કરીને બતાવ્યો ને, આન્સર કેમ લાયા છે? એના માટે જ લાયા છે, કેમ કે રિયાલિટીમાં તો એક ઇલેક્ટ્રોન મૂવ નથી કરવાનો, બહુ બધા ઇલેક્ટ્રોન મૂવ કરવાના છે. તો બહુ બધા ઇલેક્ટ્રોનને જો મારે જસ્ટિફાય કરવા હશે તો પછી મારે શું કરવું પડશે? બધાની વેલોસિટીને કન્સિડર કરી અને એની એવરેજ લેવી જ પડે. એટલા માટે એ લોકોએ ડિવાઈડ બાય 2 વાળો ફોર્મ્યુલા ડિરાઈવ કરેલો છે, જ્યારે આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં ડિરાઈવ નથી કરેલો. પણ મેં તમને બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ બતાવ્યો કે આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં એ લોકો કઈ રીતે સાચા છે અને એ ગ્રિફિથ્સમાં કે એચ.સી. વર્મામાં એ લોકો કઈ રીતે સાચા છે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? એટલે સર આપણે 11th માં ભણતા હતા ને મીન ફ્રી પાથમાં, જેમ કે એક્સપેરિમેન્ટલ માં √2 વેલ્યુ આવતી હતી છેલ્લે, હા હા હા, એ રીતના આમાં નહીં આવતી? આમાં નથી આવતું, એવું નથી આવતું બકા. આમાં એવું નથી આવતું, આમાં એવું નથી આવતું. કેમ કે ત્યાં બહુ જ બધા પાર્ટિકલ હતા, નો ડાઉટ. અહીંયા પણ બહુ જ બધા ઇલેક્ટ્રોન છે, પણ એ આખી એ ઇલેક્ટ્રોડાયનેમિક્સની સિસ્ટમ અને ગેસની સિસ્ટમ, બંને સિસ્ટમ કેવી છે? ટોટલી ડિફરન્ટ સિસ્ટમ છે આખી. એ બંને સિસ્ટમને તમે કમ્પેર કરી જ ના શકો. એટલે બંને સિસ્ટમની જે ટ્રીટમેન્ટ હોય ને એ સિમિલર ના કરાય ક્યારેય. ઓકે સર, રાઈટ? ચલો હવે આપણે જોઈએ આગળ, બરાબર? આટલું ક્લિયર ને બધાને એકદમ? છે કોઈ ક્વેરી? નથી ને? ચલો આગળ વધીએ હવે આપણે. તો પછી જુઓ હવે વોટ ઇઝ નેક્સ્ટ. નાઉ રિલેશન બિટવીન કરંટ ડેન્સિટી એન્ડ ડ્રિફ્ટ વેલોસિટી. તો જો હવે આપણે વી નો વેરી વેલ, લેટ અસ કન્સિડર અ કંડક્ટર.
Okay, let us say okay, I'm having this particular conductor with me. Just a minute. Let us say this is the conductor. This is the cross section of that particular conductor. This is the cross section of this particular conductor, and this is the some small part of the large conductor. એટલે electrons must be coming into this particular conductor here, and they may be going away from this particular conductor, from this particular cross section. But at a particular instance, I'm just going to photograph this particular conductor. मान लो तुम्हें बद्दा आप सब लोग इसको देख पाते हो, मारे ये सारे इलेक्ट्रॉन को मान लो आप सब देख पाते हो, और आप क्या कर रहे हो, इसका फोटोग्राफ खींच लेते हो. तो फोटोग्राफ क्या होगा, फोटोग्राफ कोई पर्टिकुलर सिंगल इंस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस बताएगा. तो जब आपने फोटोग्राफ खींचा तब क्या हुआ, ये सारे इलेक्ट्रॉन देखो, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट 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 करके दिखाया है ना, वैसे सारे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर है. मान लो कि ये सारे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कि ये n इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, ये किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस कितने इलेक्ट्रॉन है, n जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. और ये कंडक्टर का यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है, लेट अस से कि ये x है. एज आई एम कंसीडरिंग x डायरेक्शन, ये कंडक्टर की लेंथ को मैं x बोलता हूं, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं क्या बोलता हूं, a बोल देता हूं. तो यहां पे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर देखते हैं. हियर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर मुझे क्या मिलेगा, तो कि वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर होगा a इंटू एक्स. वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर होगा a इंटू एक्स. समझ में आया ना, ये तो सिंपल सा वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. अब देखो ध्यान से, हियर इफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल n, देन ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है और वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू एक्स. समझ में आया कि नहीं, a इंटू एक्स. अब देखो ध्यान से, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट विदिन कंडक्टर, विद इन कंडक्टर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कि दैट इज n इज इक्वल टू स्मॉल n, a और x. ठीक है, इसको देते हैं अपने इक्वेशन नंबर 1. नाउ से एवरी इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद इन कंडक्टर with drift velocity Vd, and each electron takes time small t to cross distance x. ठीक है, मतलब यहां से एंटर होके यहाँ दूसरे क्रॉस सेक्शन में निकलने में कितना टाइम लगता है, t जितना टाइम लगता है. तो ऐसे सिचुएशन में आई कैन क्लियरली से कि x क्या होगा, vd इंटू टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. x इज नथिंग बट vd इंटू टी. और ये जो कंडक्टर है ना, मैं बहुत ही छोटा सा लेंथ, ये x इज नॉट वेरी लार्ज लेंथ. अगर लार्ज लेंथ होती ना तो मुझे क्या करना पड़ता कि हर एक इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह पे मुझे वहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन वाले फॉर्मूला को यूटिलाइज करना पड़ता. लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो यहां से पता चल जाएगा कि x की वैल्यू हो जाएगी vd इंटू टी. सो फ्रॉम 1 क्या मिलेगा मुझे, अब आप देख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, na, और x की जगह पे vd इंटू टी करेंगे, राइट. तो ये na vd इंटू टी, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कंडक्टर. समझ में आ गया ये एकदम. हेलो, यस सर. रिप्लाई करो भाई. ओके, यस सर. यस सर. आदत नहीं है Yes, ना, sir. आदत यूट्यूब की Yes, यूट्यूब sir. वाली आदत है. यस सर. गुड.
गुड, चलो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, ये n की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब देखो करंट कितना होगा। नाउ करंट थ्रू कंडक्टर, करंट थ्रू कंडक्टर कितना होगा। करंट होता है बेसिकली I और उसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। अगर मान लो इस पूरी कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, n इलेक्ट्रॉन्स है, तो n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होगा, n ही होगा, डिवाइडेड बाय टाइम करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, देखो n की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई है, दैट इज NaVd इंटू टी डिवाइड बाय E बाई टी। तो यहां से मुझे I का वैल्यू मिल जाएगा और वो हो जाएगा NeaVd, राइट। I का वैल्यू मुझे मिल गया है NeaVd। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है भाई, ओके। I इज इक्वल टू NeaVd। नाउ करंट डेंसिटी क्या होगा, क्या होता है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, हर्षिल बोलो। हर्षिल प्रेजेंट है कि मीटिंग छोड़ के भाई साहब चले गए। भाई हर्षिल मैं बात कर रहा हूं तुझसे, देखो ये पकड़ में आ जाएंगे सब लोग अब। चलो कौन बोलेगा इसका आंसर, सिर्फ हैंड रेज करो। आई कैन सी यू पीपल, आपके हैंड रेज मुझे दिखेंगे। ओके 2 3, ठीक है, ओके ठीक है, चलो સર એડ્રેસ ક્યાંથી થાય છે? हैंड रेज પેલું કરવાનું यार, सिंपल। ઓકે ઓકે સમજી ગયો, હા। ठीक है, चलो ऋषि बोलो क्या आएगा जे का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी का सर फॉर्मूला। I upon A cos 30, A cos I theta, upon H करवानो, this is I just upon I A. upon A, because see electrons are moving in this particular direction, so current will be flowing in this particular direction and area vector will be also in this same direction, so area vector and current both are in the same direction, so J is equal to I upon A हो जाएगा। और I upon Yes, A sir. करोगे तो यहां से J का वैल्यू क्या मिलेगा, NeVd, ठीक है, J is equal to NeVd। मैं जब पढ़ता था ना इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ऐसे याद रखता था कि J is equal to नाउडी, ठीक है, NeVd, J is equal to NeVd। So this is the formula of the current density in terms of what, drift velocity। और ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला अल्टीमेटली एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ एक करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखा है, एक करंट के फॉर्म में लिखा है, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूला हाईली यूटिलाइज होते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। सर आ प्रोब्लेम में भी यूज થશે ને આવી? हाँ પ્રોબ્લેમ માં भी यूज થશે ને સર हाँ આવું? પ્રોબ્લેમ માં G યુઝ equal to થશે ને, આ ફોર્મ્યુલા હાઈલી યુટિલાઇઝ થશે પ્રોબ્લેમ્સ ની અંદર, બરાબર। એટલે આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાનો છે, I is equal to NeaVd। ચલો હવે છે ને એક પ્રોબ્લેમ કરીએ, ઇલસ્ટ્રેશન કરીએ। I was about to put a question but I could not get some time actually, તો હવે ક્વેશ્ચન હું તમારી સામે મૂકી દઉં છું, જો સાંભળજો। We have a conductor, a conducting wire is given to you, conducting wire, okay, cross sectional radius R is equal to 4 millimeter, cross sectional radius R is equal to 4 millimeter and current in wire, let us say current I is equal to 3 ampere। देखो अपने घर के अंदर जो प्लग होते हैं ना वो 5 एम्पियर के प्लग होते हैं, मेजोरिटी प्लग्स 5 एम्पियर के होते हैं, मतलब उस प्लग से ज्यादा आप 5 एम्पियर ड्रॉ कर सकते हो सप्लाई में से। मतलब आप उस प्लग में ऐसी कोई भी डिवाइस चला सकते हो जिस डिवाइस को चलने के लिए करंट की वैल्यू 5 या 5 से कम हो, ठीक है। जैसे अपने एयर कंडीशन के लिए 5 एम्पियर से ज्यादा करंट को ड्रॉ करना पड़ता है तो उसके लिए बड़े प्लग आते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल दूसरे सारे इंस्ट्रूमेंट जो अपने घर के अंदर होते हैं ना वो 5 एम्पियर करंट से कम एम्पियर पे ही चलते हैं। तो मैंने ऐसा कोई भी अपने मान लो टीवी लगा दिया, लैपटॉप लगा दिया, फ्रिज लगा दिया,
कोई भी ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली कितना करंट ड्रॉ करता है, 3 एम्पियर जितना करंट ड्रॉ करता है, ठीक है। और उसके करंट ड्रॉ करने के लिए करंट कहां से आएगा, तो वायर से आएगा। तो उस वायर का क्रॉस सेक्शनल रेडियस जो है ना वो 4 मिलीमीटर दिया हुआ है। और वायर क्या है, कॉपर का वायर है। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन कॉपर वायर, इन कॉपर वायर, वो नंबर ऑफ ये होते हैं 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसको कहते हैं नंबर डेंसिटी। समझ में आया? नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब यूजुअली होते हैं। 1 मीटर क्यूब की साइज की बात करें तो आपके पास इतना डेटा दिया हुआ है, आपको क्या करना है, कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, ठीक है। VD को कैलकुलेट करना है। चलो VD को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन बोलेगा भाई? J is equals to NEVD। NEVD नहीं, I वाला फॉर्मूला लगा दे भाई, J वाला नहीं, I वाला फॉर्मूला लगा। I is equal to NEAVD। Yes. So here I is equal to NEAVD। चलो VD आपके पास है, कितना है, I upon NEA। तो ये NE एक की जगह पे क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर लगा देंगे भाई, क्योंकि क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का सर्कुलर मान लेते हैं, क्योंकि कोई भी वायर होता है ना उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो VD इज इक्वल टू I अपॉन NE पाई आर स्क्वायर। चलो सारी वैल्यू यहां पे डाल देते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे 3 एम्पियर है, नंबर डेंसिटी कितना दिया, 10⁻22। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पाई की वैल्यू होगी 3.14 और आर स्क्वायर तो 4 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा 3 अपॉन ये 25.6 इंटू 3.14, ओके, इंटू -25 और 10⁻³ हो जाएगा, ये 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻⁻19, 10⁻⁻6 यानी -25 और ये 10⁻22 से 10⁻⁻³ मिलेगा। और 3000 अपॉन 25.6 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। अब इसकी वैल्यू जल्दी से निकाल के मुझे दो। 37.32 37.32 37.32 मीटर पर 37.32 सेकंड, ठीक है। 37.32 मीटर पर सेकंड आया यहाँ पे आंसर। मतलब आप देखो कि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 37 मीटर जितना दूर जाए उतना ही स्पीड से जा सकता है, इससे ज्यादा स्पीड से वो मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, आई थिंक मेरी कैलकुलेशन में कुछ यहाँ पे डेटा में गलती दी है, मैं एक गलती कर दी। देखो गलती क्या कर दी, मैं बोलता हूँ, ये 22 नहीं होता, 29 होता है। अगर मान लो ये 29 है तो क्या होगा, सोचो। मैं रियल डेटा बोल रहा हूं, कॉपर का रियल डेटा होता है ना, उसमें यहाँ पे 29 आता है। चलो 29 कंसीडर करके फिर से कैलकुलेशन करो। मेरे दिमाग में दूसरा डेटा था वो मैंने लिख दिया। एक्चुअली कॉपर के लिए नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ना, कंडक्टर में बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10⁻29 करेंगे तो 29 माइनस 25 यानी +4 आएगा यहाँ पे। और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 अपॉन 25.6 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इन 30 इंटू 10⁻³ कर दो। इसका आंसर क्या आएगा देख लो, 30 अपॉन ये जो प्रोडक्ट है ना इसका। प्लीज जल्दी से मुझे बताओ। 37.32 इंटू 10⁻⁻7। कितना कितना? 37
0.32 into 10⁻⁻⁷। हाँ -7। अच्छा -7 है ना, तो अभी यहाँ पे मैं -6 की बात करूं अगर मैं, तो क्या हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं 3.73 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब देख लो ये 3 माइक्रोमीटर पर सेकेंड आया, अप्रोक्सीमेटली 3.7 माइक्रोमीटर पर सेकेंड आया। आपको लगेगा कि सर ये कुछ लफड़ा नहीं हुआ, इतना कम स्पीड इलेक्ट्रॉन का विद इन कंडक्टर? तो ये आंसर जो है ना वो सच है भाई, ये आंसर जो है वो सच है। इलेक्ट्रॉन के अंदर, सॉरी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है भाई, बहुत ही कम होती है, दिमाग में रखना, ये वैल्यू ज्यादा नहीं होती है, राइट। अभी ये कॉपर वायर का जो डेंसिटी मैंने बोला ना 10⁻29, अगर मान लो वो 10⁻28 भी है ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सर्टेन मिलीमीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। मतलब ये टोटल डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज देखो ध्यान से, आपको यहां से एक चीज पता चलेगी, अपना ये फॉर्मूला है ना, कुछ ऐसा फॉर्मूला है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस फॉर्मूला, I इज इक्वल टू NEA VD, और यहां से अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालूं तो I अपॉन क्या मिलेगा, NEA मिलेगा। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो कि ये I पे डिपेंड करती है, N पे डिपेंड करती है और A पे डिपेंड करती है। E तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, राइट, E तो क्या है, वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब जितना ज्यादा करंट होगा ना उतनी ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है ना वो 1/n के प्रपोर्शन में होती है, यू कैन सी दैट। मतलब अगर कोई भी कंडक्टर के अंदर बहुत ही ज्यादा नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड ड्रास्टिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अच्छा ही हुआ आपने देखा कि 10⁻22 और 10⁻29 को कंपेयर करके देख लिया, तो सोचो 10⁻22 मतलब कितना कम हो गया नंबर डेंसिटी, तो यू कैन से ड्रिफ्ट स्पीड वाज वेरी गुड, ड्रिफ्ट स्पीड जो आपकी मिलती थी ना वो बहुत ही अच्छी मिलती थी, आपको 37.32 मीटर पर सेकंड मिलता था। लेकिन जैसे ही ये 10⁻22 का 10⁻29 हो गया, ये आंसर जो हो जाएगा ना वो इतना कम हो गया, मतलब माइक्रोमीटर में आ गया, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो यहां से अगर किसी के दिमाग में भ्रम भी है ना कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर बहुत ही फास्ट मूव करता है, तो ये दिमाग में भ्रम निकाल दो, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर बहुत ही कम स्पीड से वो मूव करता है। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में करंट कैसे मूव करता है वो मैंने बताया था, वो टेबल पे मैंने बॉल्स रखे थे, याद आया वो? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो आप सोचो कि यहाँ से ये बॉल नंबर 1 को इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने में कोई जल्दी से नहीं पहुंच जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वो नहीं पहुंचेगा, उसको बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। ये बॉल गिरेगा, फिर उसके बाद ये बॉल यहाँ पे आएगा, वो गिरेगा, तीसरा, चौथा, मतलब हर एक की बारी आएगी, धीरे धीरे ये लोग लाइन में चल रहे हैं भाई, देखो, ठीक है। और ये जो इफेक्ट पहुंच रही है, यहाँ से मैंने बॉल को धक्का दिया था, वो धक्का आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हो दूसरे एंड पे। तो ये जो धक्का है ना, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट है वो वहां तक जल्दी से पहुंच जाती है, और वो इफेक्ट हमारे फैन को या टेलीविजन को या फिर अपने किचन के अंदर मिक्सर को या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इमीडिएटली जो चालू करती है ना, वो इफेक्ट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट होती है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, करंट जैसी इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया यहाँ तक कि कोई क्वेरी है? Yes, sir. यस सर, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ग्रेट। સર એક મિનિટ, हाँ बोल। સર હમણાં તમે જે લાસ્ટ વાળું કર્યું ને એમાં 30 × 10⁻⁵ નહીં આવે? क्या? જે VD ની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરી ને हाँ, એમાં 30 × 10⁻⁵ આવશે। -5 આવશે એમ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। અચ્છા અચ્છા, એ તો ઠીક છે, આ આન્સર આપણે લાયા ને જે ફાઇનલ, એ આન્સર સાચો છે એકચ્યુઅલી, એટલે અહીંયા ગમે તે લખ્યું હોય, ડઝન્ટ મેટર, બરાબર? હેલો, હા સર। ખબર Yes, પડી sir. બતા? હા સર। જો એટલે અહીંયા હું છે ને 10⁻⁻4 કરી નાખું ને, એટલે અહીંયા 0.3 આવી જાય એકચ્યુઅલી। અહીંયા જો મારે
કરવું હોય ને, if I want to keep 10⁻³ over there, તો અહીંયા મારે શું લખવું જોઈએ? પછી 0.3 લખવું જોઈએ. Now it is right. Okay, चलो, क्लियर एवरीवन? यस सर. आगे बढ़ते हैं. चलो, अब रिलेशन बिटवीन क्या है? रिलैक्सेशन टाइम एंड रेजिस्टिविटी, ये दोनों के बीच का रिलैक्सेशन, दोनों के बीच का रिलेशन, सॉरी. तो देखो, वी नो, नहीं जानते ना, फिर भी ऐसा लिखना है. J इज इक्वल टू NEVD, राइट? ये J का फॉर्मूला अभी हमने प्रूव किया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब देखो, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का सेकंड वर्जन हमने देखा था. J इज इक्वल टू क्या था? सिग्मा E था, याद है? यस सर. ये दूसरा वर्जन. यस सर. तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या करेंगे अपने? फ्रॉम 1 and 2, तो देखो यहां पे आ जाएगा सिग्मा E इज इक्वल टू NEVD. ओके, इसको कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली. अब सिग्मा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ऐसे ही रखा है, ये NE. अब इलेक्ट्रॉन की, सिंगल इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मैं यहां पे रखूं, तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, EE अपॉन m इनटू क्या करना पड़ेगा? टाउ विथ माइनस साइन. याद है ना? ये हमने पहला ही फॉर्मूला डिराइव किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का. अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, और मैं रेजिस्टिविटी रो को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला अगर बना देता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे? तो ये m ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा NE² और टाउ. NE² और अपॉन ये NE² टाउ मिलेगा. तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन व्हाट? रिलैक्सेशन टाइम टो एंड रेजिस्टिविटी रो. ओके, so this is relation between क्या है? resistivity and relaxation time. चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से कौन रिप्लाई करेगा? ये इक्वेशन जो मैंने प्रूव किया है. हाँ बोलो સર, આ પેલું ફ્રોમ 1 and 2 થી પાછું સમજાવશો? થોડી ખબર ના પડી. આ ફ્રોમ 1 and 2 વાળું આપણે કર્યું, પાછું સમજાવશો? ખબર ના પડી. 1 ને 2 તો બંને ઇક્વેશન છે બકા. ઇક્વેશન માંથી આગળ કર્યું એ ખબર ના પડી એમ. એટલે કયું? આ સ્ટેપ હું બતાવું તને. આ ખબર ના પડી? હા હા, એ જે ત્યાંથી ખબર ના પડી. પાછું સમજાવો સર. કમ્પેર કર્યું બકા, કમ્પેર કર્યું. જો 1 ને 2 માં બંનેમાં જે આવે છે, જો તું, બરાબર? તો જેની વેલ્યુ આ છે અને જેની વેલ્યુ આ છે, તો આ બંનેને કમ્પેર કરાય કે ના કરાય? હા સર, આ બરાબર. બંનેને કમ્પેર કરી દીધી. હવે ચલ જોઈ લે. આ બહુ મોટી કેલ્ક્યુલેશન નથી ભાઈ, એટલે હું ફરી વાર બતાવી દઉં. એમાં કોઈ મોટી વાત નથી, બે સ્ટેપની જ કેલ્ક્યુલેશન છે. જોઈ લે ભાઈ તું ધ્યાનથી, બરાબર? ઓકે સર. ચલો તું જોઈ લે, ફરી વાર શાંતિથી જોઈ લે, ને બીજા બધા પણ શાંતિથી જોઈ લો, બરાબર છે? સી, આ શું છે? કંડક્ટિવિટી. કંડક્ટિવિટી ઇઝ ઇનવર્સ ઓફ રેઝિસ્ટિવિટી. એટલા માટે ઇન પ્લેસ ઓફ કંડક્ટિવિટી આઈ કેન રાઇટ 1/ρ. This is electric field. Okay, I am removing vector sign from here only. Okay, ચલો n. ઓકે. પછી E in place of drift velocity. Drift velocity નો ફોર્મ્યુલા આજે જ આપણે ડિરાઈવ કર્યો. કેટલો આવ્યો તો? E upon m બરાબર ઇન્ટુ ટાઉ. ઓકે, આ ફોર્મ્યુલા યાદ આવ્યો તો? બરાબર. તો હવે શું કરીએ આપણે? આ સ્ટેપ ને એમ જ રાખીએ. ચલો હજી E/ρ કરી નાખીએ. ઓકે, E/ρ અહીંયા શું થઈ ગયું? અચ્છા, એક જ મિનિટ હો. Let me remove this. તો જો E gone. તો શું બાકી રહ્યું અહીંયા? જો 1/ρ n E into E એટલે E², પાછળ છે ટાઉ, નીચે છે શું છે? m. and from that inverse કરી નાખ બંને સાઈડ, તો શું આવે? m/n E² અને ટાઉ. ઓકે, is that understood? ઓકે સર. ઓકે સર. Perfectly? યસ સર. ચલો, so this is relation between
એક્ઝામ આવું બધું લખવું પડે. જો હું લખું છું ને જે બધું, ધીસ ઇઝ રિલેશન બિટવીન રેઝિસ્ટિવિટી એન્ડ રિલેક્સેશન ટાઈમ. ચલો હવે I want to ask one particular question and I would love to hear answer from you people. Quite intelligent but it is not difficult. Okay. चलो मैंने इतना डेरिवेशन किया. अब जो फाइनल रिजल्ट मुझे मिला ना, चलो मान लो कि मुझे उस रिजल्ट पे डाउट है. मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कैलकुलेशन में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन मान लो रिजल्ट जो देख रहा हूं ना वो मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है फॉर एग्जाम्पल. और उसकी वजह से मुझे क्या करना है, इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है. वेरीफाई करना है मतलब कोई ऐसा लॉजिक लगा के कि ये रिजल्ट सही में सच है या गलत है, उसका कोई कनेक्शन कोई मुझे बताएगा कि कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे? सर डायमेंशनली. हाँ, डायमेंशनल नहीं, डायमेंशनली तो सही होगा, डायमेंशनली तो सही होने वाला है क्योंकि कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, तो डायमेंशनली कोई गलती नहीं होगी. लेकिन आप जानते हो डायमेंशनली जो इक्वेशन सही होता है वो हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है. वरना तो क्या हो जाता, हाफ mv² भी काइनेटिक एनर्जी होता और mv² भी काइनेटिक एनर्जी होता, दोनों के डायमेंशन सेम मिलते हैं. तो है डायमेंशनल फॉर्मूला तो वेरीफाई करने का तरीका है, सही बात है, यू कैन डू दैट. बट वो तो यहाँ पे डेफिनेटली होने वाला, डायमेंशन मैच तो परफेक्टली होने वाला है. लेकिन लॉजिकली कि ये इक्वेशन फिजिक्स को अच्छी तरह से जो होना चाहिए फिजिक्स में वैसा ही ये इक्वेशन इंटरप्रेट करता है कि ऐसा कुछ लॉजिक लगा कि मुझे आप बता सकते हो. जस्ट ट्राई टू वेरीफाई दिस इक्वेशन. कैन एनीवन? मैं हिंट देता हूं, ये टाउ की वैल्यू अगर बड़ी है तो क्या होगा और टाउ की वैल्यू छोटी है तो क्या होगा, उसके ऊपर से आप थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करो. चलो मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना. સર हाँ बोल. સર ટાઉની વેલ્યુ મોટી હોય એટલે રિલેક્સેશન ટાઈમ મોટો છે, એટલે બે કન્ઝિક્યુટિવ કોલિઝન ના વચ્ચે ડિસ્ટન્સ વધારે છે. ડિસ્ટન્સ વધારે હોય તો રેઝિસ્ટિવિટી મતલબ ઓછી થઈ જશે અને એટલા માટે એટલે ઇન્વર્સ પ્રોપોર્શન માં આપણે એવી રીતના પણ જોઈ શકીએ છીએ ને અહીંયા પણ છે. Right, perfect. This is what answer I was expecting. Very good, Dharmik. बराबर. तो जो tau is the relaxation time. If tau is large, तो क्या होगा? tau large है तो उसका मतलब है कि रिलैक्सेशन टाइम लार्ज है. अब रिलैक्सेशन टाइम लार्ज है तो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लार्ज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. अब इसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं. जैसे एक धार्मिक ने बताया कि दो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत बड़ा होगा. अब डिस्टेंस बहुत बड़ा होने का मतलब ये है कि नंबर डेंसिटी जो होगी ना, नंबर डेंसिटी वो कम होगी. सही है कि नहीं? डिस्टेंस बहुत बड़ा है दो पार्टिकल के बीच का, दो इलेक्ट्रॉन के बीच का, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो जाएगी. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस, ऐसा हो जाएगा. और नंबर डेंसिटी कम हो जाएगी तो अपने आप क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी इज लेस. रेजिस्टिविटी इज लेस. समझे? नंबर डेंसिटी कम है तो रेजिस्टिविटी भी कम हो जाएगी. ये समझ में आया भाई? यस सर. यस सर. बस इतने लोगों को ही आया? Yes, 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 sir. sir. यस सर. Okay. सर. चलो अच्छा है. नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस तो रेजिस्टिविटी इज लेस. तो देखो T लार्ज और रेजिस्टिविटी लेस, और इसका मतलब है कि ये जो T और रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, इनवर्स रिलेशन होना चाहिए. और अपना जो इक्वेशन है वो वैसा ही कुछ रिलेशन यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब लॉजिकली ये इक्वेशन सही जा रहा है. अब दूसरा तरीका, मान लो लार्ज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन का मतलब क्या है, उसका मतलब ये हुआ कि लेस टेम्परेचर हुआ. क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो कोलिजन बढ़ जाते हैं. ठीक है? और कोलिजन बढ़ जाते हैं तो दो कोलिजन के बीच का
जो टाइम होता है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम ज्यादा है, ज्यादा टाइम है, उसका मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, लेस हुआ। और लेस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, लेस होती है। लेस टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज लेस। क्योंकि आप जानते हो कि आपने पढ़ा है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टिविटी कम होता है। तो यहाँ पे लेस टेम्परेचर है तो लेस रेजिस्टिविटी होगा भाई। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे दूसरे तरीके से भी मुझे यही पता चला कि टी लार्ज है तो रेजिस्टिविटी क्या है, लेस है। तो ये जो चीज हमने देखी वो दोनों चीज यहाँ पे मुझे अल्टीमेटली वेरीफाई करके देती है कि रेजिस्टिविटी और ये रिलैक्सेशन टाइम के बीच का जो रिलेशन होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, इनवर्स वाला रिलेशन होना चाहिए। और हमने जो रिलेशन डिराइव किया है वो भी क्या है, इनवर्स वाला रिलेशन है। मतलब अपना जो रिलेशन है ना वो सही है। इसको कहते हैं दिमाग लगाना, और दिमाग लगा के फिजिक्स को वेरीफाई करना। अब इस लेवल तक आप सबको पहुंचना है। देखो अगर इस लेवल पे आप सब लोग पहुंच जाओगे ना, फिर आपके लिए एमसीक्यू ये सब डिफिकल्ट नहीं होगे। लेकिन उसके लिए इस तरह से सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। कनेक्शन बैठाते रहो, थोड़ा ट्रायल एंड एरर करते रहो, हो जाएगा आपसे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो अभी क्या करेंगे, आज का लास्ट टॉपिक है मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। मोबिलिटी क्या होता है, तो कि इलेक्ट्रॉन कितना इजीली कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है, वो कैपेबिलिटी ऑफ मूविंग फ्रीली for an electron is called what, mobility. So mobility is nothing but the capability for a charge carrier. charge carrier में वर्ड बोलूंगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वर्ड नहीं बोलूंगा। कैपेबिलिटी फॉर अ चार्ज कैरियर टू मूव freely within सब्सटेंस और मटेरियल। या तो सब्सटेंस में या तो मटेरियल में कोई भी चार्ज कैरियर कितना फ्रीली मूव कर सकता है, उसको कहते हैं उसकी मोबिलिटी। उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब मोबिलिटी को समझने के लिए जरा ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलग अलग नहीं है। मैं सिर्फ कुछ पोजीशन आगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं क्या करता हूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन रख देता हूं। ओके, और उतनी ही वैल्यू वाले सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक क्या करता हूं, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रख देता हूं। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन रखा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन रखा। फर्क क्या है ये दोनों में, तो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो एसोसिएटेड है मटेरियल 1 के साथ, मटेरियल 1, और ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एसोसिएटेड है मटेरियल 2 के साथ। मतलब सोचो कि अपने एक रूम है, उस रूम में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं क्या करता हूं, उस रूम के अंदर जाता हूं, मेरे राइट हैंड में कॉपर का एक पाइप है, सॉलिड पाइप। ठीक है, और सॉलिड पाइप मतलब होलो नहीं है, कॉपर का एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, और दूसरे हाथ में मेरे एल्यूमिनियम का सॉलिड सिलेंडर है। अब क्या हुआ, जैसे ही मैं इस रूम के अंदर गया तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये कॉपर का सिलेंडर है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और ये एल्यूमिनियम का सिलेंडर है वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो मैं यहाँ पे कॉपर एल्यूमिनियम ऐसे नाम नहीं देता हूँ, मैं नाम दिया है मटेरियल 1 और मटेरियल 2। तो मटेरियल 1 भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर है, मटेरियल 2 भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर है। अब देखो मटेरियल 1 के इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ मिलेगी मुझे, इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं VD1 बोलता हूँ। और दूसरे मटेरियल के इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो मुझे यहाँ पे मिलेगी, उसको मैं बोलता हूँ VD2। तो हम यहाँ पे इतना सिंपली बोल सकते हैं कि अगर VD1 ग्रेटर देन है VD2 से, ठीक है, तो अपने क्या बोल सकते हैं भाई, तो अपने सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मटेरियल 1 is more,
देन मटेरियल 2। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं मोबिलिटी को। मोबिलिटी को अब डिफाइन कैसे किया जाता है? तो मोबिलिटी को डिफाइन ऐसे किया जाता है, देखो कैसे किया जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी of an electron within the material per unit electric field is called mobility ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर मोबिलिटी का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सेम था, तो हम बोल सकते थे कि मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा उसकी मोबिलिटी ज्यादा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते, सेम होते। अगर मान लो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होते, यहाँ पे E1 होता, यहाँ पे E2 होता, तो मुझे क्या करना पड़ता, VD और E का रेशियो निकालना पड़ता। और ये रेशियो जिस केस में मुझे ज्यादा मिलता उस केस में मोबिलिटी ज्यादा और दूसरे केस में मोबिलिटी कम। समझ में आया ना परफेक्टली? यस सर। Yes, sir. Yes, यस सर। ओके, परफेक्टली ट्रू। चलो, तो म्यू इज इक्वल टू VD बाई E मुझे यहाँ पे मिल चुका है। दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ द मोबिलिटी। अब यहां से मुझे पता क्या चलेगा, इसका यूनिट पता चलेगा। यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या होगा बोलो? तो VD है तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये वोल्ट पर मीटर, राइट? तो इसका मतलब है कि ये मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड आ सकता है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कूलम इंटू मीटर अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जैसे न्यूटन को आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो देखो कूलम आया, मीटर आया, न्यूटन को आप क्या लिखोगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे सेकंड आ गया तो मीटर मीटर चला जाएगा, एक सेकंड चला जाएगा, तो कूलम इंटू सेकंड अपॉन क्या आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, और कूलम इंटू सेकंड क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता, जूल। ऐसे ही रखो, नहीं होता है भाई, कूलम इंटू सेकंड जूल नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो कूलम इंटू सेकंड अपॉन किलोग्राम, ये भी उसका यूनिट हुआ। ठीक है, एक यूनिट यहाँ पे निकला, दूसरा यूनिट यहाँ पे निकला, तो ये हो गया उसका यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जब भी आप इस पर्टिकुलर चीज को फेयर बुक में लिखोगे तो आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला साथ में लिखोगे। हो जाएगा ना? डायमेंशन फॉर्मूला लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे भाई? Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो मोबिलिटी का ये फॉर्मूला मिला मुझे। अब देखो थोड़ा मोबिलिटी में मुझे इम्प्रोवाइजेशन करना है, ध्यान से देखना। म्यू क्या आ गया, VD अपॉन E आया। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया। अब VD की जगह पे अपने क्या लिख सकते हैं, EE अपॉन M लिख सकते हैं, इंटू टाउ अपॉन E लिख सकते हैं, राइट? तो यहां से EE कैंसिल हो गया, तो ये E अपॉन M इंटू टाउ आ जाएगा। ये समझ में आया भाई, कैसे आया एग्जैक्टली? आया कि ना, जल्दी बताओ। यस सर। Yes, Yes, sir. ये VD का जो फॉर्मूला था ना वो ऐसा था, राइट? EE अपॉन M इंटू टाउ, उसकी वजह से मुझे ये इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल चुका है। म्यू इज इक्वल टू E बाई M रेशियो इंटू क्या करना है, सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम को मल्टीप्लाई करना है। तो ये दूसरा फॉर्मूला हुआ किसका, किसका भाई, मोबिलिटी का। चलो, मोबिलिटी की बात यहाँ पे आ गई। अब और एक फॉर्मूला मोबिलिटी का डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। चलो, मोबिलिटी का फॉर्मूला किसी और टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी हैव जस्ट डिराइव्ड, इफ यू रिमेंबर,
हियर ये फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, राइट, m अपॉन एनी स्क्वायर और टाउ हमने यहाँ पे लिखा। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, ये वन रो की जगह पे क्या करते हैं, 1 अपॉन सिग्मा करते हैं, m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। ध्यान से देखना इसको, एन ई स्क्वायर और टाउ। अब यहां से टाउ को सब्जेक्ट बना दो, टाउ को सब्जेक्ट बना दोगे तो m सिग्मा अपॉन एनी स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं तो मैं यहां पे बोल सकता हूं देयरफॉर फ्रॉम 1 मोबिलिटी क्या मिलेगी मुझे, मोबिलिटी म्यू E बाय m हो जाएगा, यहां पे m सिग्मा अपॉन एन ई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो ये म्यू का वैल्यू क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन एन ई हो जाएगा। यू कैन सी दैट, सिग्मा अपॉन एन ई। तो ये मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्या मिला मुझे, कंडक्टिविटी मिला। और ये फॉर्मूला जो है ना सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये है मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। अब देखो कंडक्शन अलग अलग सिचुएशन में होता है, जैसे कंडक्टर के अंदर कंडक्शन होता है, फिर सेमीकंडक्टर के अंदर भी कंडक्शन होता है, और तीसरा क्या होता है कंडक्शन जिसमें होता है, कोई तीसरी चीज क्या होती है, कोई बताएगा मुझे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर भी कंडक्शन होता है। कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होता है, बोलो, कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है। सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों होते हैं। होल क्या होता है वो बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि होल जैसी कोई चीज होती है। फिर इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, तो कि पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव आयन जो होते हैं, नेगेटिव आयन, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों कंडक्शन करते हैं। तो हम अगर कोई पूछे मुझे कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखो आप, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, तो मैं कंडक्टिविटी का फॉर्मूला इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के हिसाब से क्या लिख पाऊंगा, देखो सिग्मा जो है ना वो होता है म्यू एन ई, इसके ऊपर से ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू म्यू एन ई। तो कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी जो होगी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होगा म्यू ई एन ई और ई, सिर्फ इतना आएगा। ओके, एन ई मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर के लिए जो कंडक्टिविटी होगी ना वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगी और होल्स की वजह से भी होगी। तो यहां पे सम आएगा, ये म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच, और ई को मैं क्या लिख देता हूं, कॉमन निकाल के बाहर रख देता हूं, ठीक है। ये ई जो है ना, होल का भी चार्ज ई होता है और इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज क्या होता है, ई होता है। होल क्या होता है मैं बताता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसको यहां से निकालते हैं, देखो ध्यान से, ये है अपना कोई एटम, ठीक है, और मान लो कि ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 ग्रुप में आता है, ठीक है। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के। अब दूसरा सिलिकॉन उसके आजू बाजू होगा तो क्या करेगा, वो सिलिकॉन के साथ क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, उसके साथ वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये कोवैलेंट बॉन्ड बन चुका है, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यहां पे बनेगा। लेकिन अगर जैसे ये कोवैलेंट बॉन्ड की ये जो पैर है यहाँ पे सिस्टम है, अगर मान लो इसको हमने कहीं से एनर्जी दे दी, जब हम एनर्जी देते हैं ना तो क्या होगा, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ना उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, खाली जगह रह जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी एम्प्टी प्लेस। तो इस एम्प्टी प्लेस को क्या कहते हैं, होल कहते हैं, समझ लो, इसको कहते हैं होल। और यहाँ पे जगह खाली हो गई, उसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे खाली जगह में कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। समझ लो, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना वो अरेंज मैरिज जैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना वो अरेंज मैरिज जैसा होता है।
ये फैमिली नंबर 1, ये फैमिली नंबर 2, फैमिली नंबर 1 का ये लड़का है, फैमिली नंबर 1 2 की ये लड़की है, उन दोनों की शादी कर दी हमने, ठीक है, और शादी करके इनका क्या बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। अब शादी के बाद मान लो इस लड़की को मजा नहीं आया, उसने डाइवोर्स लेके वो यहाँ से निकल गई, तो अब ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई। तो ये लड़का थोड़ा पूरी जिंदगी कुंवारा बैठा रहेगा, वो दूसरी शादी भी करेगा वहां पे, तो दूसरी शादी करेगा तो यहाँ पे देयर इज अ वैकेंसी, वैकेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की आने की। तो मतलब ये जो खाली जगह है ना, दिस इज बेसिकली अट्रैक्टिंग व्हाट, इलेक्ट्रॉन। और कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को अगर वो अट्रैक्ट करती है तो वो चीज हम मान सकते हैं कि वो पॉजिटिव है। इसलिए पॉजिटिव खाली जगह को क्या कहते हैं, होल कहते हैं। और ये चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, शायद आप केमिस्ट्री में भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर शायद ये पढ़ोगे आप, सेमीकंडक्टर्स में या फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, सॉरी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, आई डोंट नो कहाँ पे, लेकिन ये कहीं ना कहीं पढ़ोगे जरूर आप, ठीक है, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स में ये पढ़ोगे शायद आप। तो अभी के लिए तो यहाँ तक समझ में आ गया कि होल क्या होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन है ना, ये होल की वजह से भी होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है। इसलिए टोटल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी सिग्मा ई और होल की कंडक्टिविटी सिग्मा एच, इन दोनों का एडिशन। और यहां से फॉर्मूला मुझे मिल चुका है, सिग्मा इज इक्वल टू म्यू एन ई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। अब इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी क्या मिलेगी, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए Yes, sir. कंडक्टिविटी क्या मिलेगी बोलो। तो ये कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आयन, ये कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ नेगेटिव आयन। तो म्यू नेगेटिव एन नेगेटिव प्लस म्यू पॉजिटिव एन पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, ई करेंगे। तो दिस इज हाउ द टोटल कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी इज रिटन फॉर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कैरियर्स, राइट, कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में और इलेक्ट्रोलाइट में। अब यहां से आपको यह पता चलता है कि मोबिलिटी ज्यादा हो तो कंडक्टिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस मूव करते हैं, आयंस की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के जितनी मोबिलिटी नहीं होती। इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमको कंडक्टर जितना हैवी करंट है, बहुत बड़ा करंट कभी भी हमको नहीं मिल सकता। ओके, समझ में आया ये? तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोलाइट Yes, की वजह sir. से जो बैटरी बनती है ना, ये आपने लेक्लान से शेल होता है, डेनियल सेल होता है, आप शायद केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शायद पढ़े हो। तो ये जो बैटरी बनती है ना, वो छोटे छोटे वोल्टेज देती है। हार्डली क्या होता है, 0.2 वोल्टेज, 0.5 वोल्टेज, 1 वोल्ट तो बहुत हो गया, ठीक है, 1 वोल्ट तो बहुत हो गया। मतलब ये आयंस के मोशन की वजह से जनरेट होने वाला करंट और पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे होगा। तो उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा करंट कंडक्शन नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज मोबिलिटी जो होती है वो आयन की क्या होती है, कम होती है। वाइल कॉपर के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे देखो, गलती मत करना, मोबिलिटी का ज्यादा होना और स्पीड का ज्यादा होना वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। ये सब इंटर कनेक्टेड चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोबिलिटी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया एकदम परफेक्टली। कोई क्वेरी हो तो मुझे यहाँ पे डिस्कस करो, चलो। कोई भी क्वेरी हो तो मेरे साथ डिस्कस करो एकदम जल्दी से। સર સર એલોયમાં રેઝિસ્ટિવિટી વધારે કેમ હોય છે, મતલબ એમના જે મેટલ્સ હોય જેના કરતા? એલોયની રેઝિસ્ટિવિટી એટલે સર આ ફેક્ટર્સ પર ડિપેન્ડ કરે છે, मतलब જો કોઈ પણ મટીરિયલની રેઝિસ્ટિવિટી કે કંડક્ટિવિટી બહુ બધા ફેક્ટર ઉપર ડિપેન્ડ કરતી હોય, બરાબર છે। એકચ્યુઅલી હું તમને એ જ ક્વેશ્ચન પૂછવાનો હતો કે કયા કયા ફેક્ટર ઉપર રેઝિસ્ટિવિટી અને કંડક્ટિવિટી ડિપેન્ડ કરે। તો આપણે એવું ભણ્યા છીએ કે રેઝિસ્ટિવિટી એન્ડ કંડક્ટિવિટી ડિપેન્ડ્સ અપોન ઓનલી 2 થિંગ્સ, ધેટ ઇઝ ટાઈપ ઓફ મટીરિયલ એન્ડ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ ટેમ્પરેચર। હવે તમે ટાઈપ ઓફ મટીરિયલ તો ચેન્જ કરી શકવાના છો નહીં, તમે શું કરી શકો, ટેમ્પરેચર ચેન્જ કરીને ઇલેક્ટ્રોનની મોબિલિટીને ચેન્જ કરીને તમે કંડક્ટિવિટીને પ્લસ માઇનસ કરી શકો। ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ કેન બી ડન, બરાબર। Yes, sir. તો સર આપણે આને રિલેક્સેશન ટાઈમના ઉપરથી એલોયની રિલેક્સેશન ટાઈમ, જો રિલેક્સેશન टाइम इज लार्ज, हाँ सर, सपोज मान ले कि रिलैक्सेशन टाइम लार्ज है, ठीक है, बहुत ही बड़ा है रिलैक्सेशन टाइम। इसका मतलब क्या हो गया कि दो पॉसिबिलिटी है, नंबर डेंसिटी कम है या फिर टेम्परेचर कम है कि नहीं। रिलैक्सेशन टाइम कम है
सॉरी रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है तो क्या हुआ, उसका मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ रिलैक्सेशन टाइम? तो रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा, उसका मतलब दो कोलिजन के बीच का गैप कितना ज्यादा। दो कोलिजन के बीच का गैप ज्यादा क्यों है, तो कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो उस मटेरियल के अंदर नंबर डेंसिटी कम होगी, या फिर उस मटेरियल का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। समझ में आया? तो ऐसी दोनों सिचुएशन में मोबिलिटी क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी। मोबिलिटी ज्यादा मिलेगी तो मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच का कनेक्शन क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन आएगा। और यहाँ पे वो इक्वेशन 1 के अंदर हमको दिख भी रहा है, इट इज क्लियरली विजिबल। ओके सर। Okay, so any other query guys? If it is not, we can close this particular lecture.